सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों नमस्ते, मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से। कक्षा 11 के इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसका कि नाम है लेखन कला एवं शहरी जीवन। तो इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। तो पहला भाग का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग अध्याय के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने पहले भाग में क्या क्या पढ़ा है। प्रारंभिक समाज, कैसे मानव का विकास हुआ और वो प्रारंभिक समाज से एक पशुचारक और कृषक से लेकर के किस प्रकार से उसने नगरवासी तक की यात्रा उसने तय की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कृषि अधिशेष से व्यापार का उदय कैसे हुआ। जब मनुष्य का पेट भरा होता है तभी वो और विलासिता की वस्तुओं के बारे में सोच सकता है। तो जब कृषि के लिए उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया, कृषि से उनकी पैदावार अधिक हुई और उस अधिक पैदावार से उन्होंने बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय के तहत अपने सामान को दूसरे के सामान से बदला। जो आवश्यकता की वस्तुएं थीं वो दूसरे लोगों से ग्रहण की और अपनी वस्तुएं उनको दी जो उनके आवश्यकता की थी। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास गेहूं है और आपके पास कोई दाल है या और कोई वस्तु है, तो हमको उस वस्तु की आवश्यकता है और आपको हमारी वस्तु की, तो हम अपने वस्तु से आपकी वस्तु को बदल लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब मुद्रा का प्रचलन है, पहले वस्तु विनिमय का प्रचलन था। इसी प्रकार धीरे से कृषि अधिशेष होते होते ये सब जगह अपना सामान ले जाकर के जाना थोड़ा सा असुविधापूर्ण रहता होगा, तो उन लोगों ने एक ही स्थान पर रह करके अपना सामान इकट्ठा करके रखना शुरू किया गया होगा और फिर उसी जगह एक छोटी सी बाजार जैसी व्यवस्था कुछ नजर आई होगी और धीरे धीरे यही लोग आगे बढ़ करके एक कस्बा फिर एक नगर के रूप में परिवर्तित हुए होंगे। तो इस प्रकार से कृषि के अधिशेष से जो कुछ भी वस्तु बचती है, अधिकता होती है, उससे इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया। व्यापारिक केंद्रों के रूप में नगरों या शहरों का उद्भव, जैसा अभी हमने बताया कि जो सामान लेकर के आते हैं अब उसकी सुरक्षा के लिए पक्की ईंटों का एक भवन निर्मित चाहिए जिसमें कि उनका सामान जो है वो सुरक्षित रह सके। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे उस जो एक कस्बाई बाजार थी वो धीरे धीरे एक नगर के रूप में उन्होंने उसको परिवर्तित कर लिया। पहला नगरीकरण, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि मेसोपोटामिया में हमें सर्वप्रथम नगरीकरण का प्रमाण मिलता है, वहाँ पर नगर व्यवस्था दिखाई देती है और इसकी विशेषताएं हमने जानी थी कि पक्की ईंटों के मकान हैं वहाँ पर और कैसे एक प्रशासन पूरा हमको दिखाई देता है। और इस नगरीकरण में लेखन कला की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये भी हम लोग जान चुके हैं कि व्यापार में लेन देन में कोई भी घोटाला कर सकता है, तो उससे बचने के लिए लिखित जो हमको सामग्री मिली है तो उससे यही सिद्ध होता है कि उन्होंने व्यापार में कोई भी इस प्रकार की गड़बड़ी ना हो, तो उन्होंने उसको लिखित रूप से उसका लेखा जोखा रखना प्रारंभ किया और इस प्रकार से लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस व्यापार में रही। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो ये राज्य हैं, जो ये नगर हैं, इनका शहरीकरण कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे। वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण ये नगर बने। मंदिरों और नगरों की विशेषताएं क्या थी, कैसे इनका विकास हुआ। मंदिर और नगर, यहाँ पर हम इसको और अच्छे से अभी आपको बताएंगे कि मंदिरों में नगरों का क्या महत्व है। और राजा का उद्भव और प्रभुत्व विस्तार कैसे हुआ, राजा कौन है, किस प्रकार से वो अपने प्रभुत्व में विस्तार करता है, कैसे क्या करता है, शहरी जीवन उन लोगों का कैसे था, मंदिर और व्यापारिक जो केंद्र हैं वो किस प्रकार के थे। मेसोपोटामिया ने विश्व को ऐसा क्या दिया है कि उसके बारे में हम आज भी उसका नाम लेते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो विश्व को उसकी देन अवश्य पढ़ेंगे और पाठ के अंत तक हम इतना सब कुछ जान चुके होंगे कि इस लेखन कला और शहरी जीवन को अच्छे से व्याख्यात करने में सक्षम हो सकेंगे। पहले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं मेसोपोटामिया का ऐतिहासिक महत्व और उसका भौगोलिक महत्व। शहरीकरण क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका क्या महत्व रहा। शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार से हुई, लेखन कला का विकास किस तरीके से हुआ, लेखन प्रणाली क्या थी,
साक्षरता कैसी थी वहाँ पर, कितने लोग साक्षर थे, लेखन कला का प्रयोग एक लिपिक ने भी किया सामान का रेखा जोखा रखने में, और राजा ने भी किया अपने प्रभुत्व को दिखाने में, अपने आप को साक्षर होने पे उसे गर्व होता था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्षेत्र को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। मोहर जो शहरों में प्रयोग की जाती थी वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण थी, उसको एक शहरी शिल्प माना गया, लेकिन किस प्रकार से वो व्यापार में महत्व रखती है इसके बारे में जानेंगे। शहरी जीवन, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर जो हमारा मारी है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। जिमरीलिम का राजमहल, मारी ही जो नगर है वहाँ पर ये राजमहल है, बहुत बड़ा एक हमको उत्खनन से प्राप्त हुआ राजमहल है। इसमें क्या क्या गतिविधियां होती थी इसके बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई किस प्रकार से हुई, कितने स्तर तक हुई, इसके बारे में जानेंगे। संस्कृति में शहरों का क्या महत्व है, मेसोपोटामिया की संस्कृति में इन शहरों का क्या महत्व रहा, लेखन कला की देन क्या है, एक पुरातत्व जो एक पुस्तकालय है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इन शिलापट्टों से हमको मिली है कि किस प्रकार से एक राजा ने पूरा पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, और एक दो तीन जो वहाँ के और राजा थे जिनका बहुत पुरातत्व में थोड़ा सा उनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसकी बात हम लोग कर रहे थे कहाँ की, मध्य एशिया की। एक बार फिर से देख लेते हैं उसको, इस सबको, इस मानचित्र को आप अपनी पुस्तक में देखिएगा और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसकी भौगोलिक परिस्थितियां समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है हमारा मेसोपोटामिया जिसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो मारी, इस शहर की बात करेंगे हम लोग जो कि फरात नदी की ऊपरी स्ट्रीम पर है, यहाँ पर उच्च क्षेत्र में स्थित है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इस उरुक और उर, इन दो नगरों की। तो ये तीन प्रमुख नगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो किस प्रकार से नगरों का उद्भव हुआ, जैसे हमने अभी बताया आपको कि नगरों का जो नगर थे वो मुख्यतः तीन प्रकार के थे। एक तो आपके व्यापारिक नगर, एक मंदिर नगर और तीसरे शाही नगर। तो जैसे अभी हमने पहले बात की कि कृषि अधिशेष से व्यापार हुआ, फिर व्यापार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक केंद्र बन गया और व्यापारिक केंद्र के रूप में नगरों का उद्भव हुआ। और फिर जो दूसरा बताया कि मंदिर नगर क्या है कि जो पशुचारक या जो चरवाहे या और यायावर क्षेत्र से आते थे उन्होंने आकर के वहाँ पर निवास प्रारंभ किया और वहीं पर रह गए, तो उन्होंने अपने ही इष्ट देव के लिए वहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया और इन मंदिरों के आसपास जब गतिविधियाँ बढ़ती चली गई धीरे धीरे तो वहीं पर नगर का विकास हुआ और ये मंदिर नगर कहलाए। तीसरा बात करते हैं शाही शहर, जहाँ पर क्या है कि जो राजा हैं उनका अपना स्वयं का निवास है, राजमहल है और बाकी किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं ये हम लोग उसमें देखेंगे। तो मंदिरों के विकास पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मंदिर क्या होते हैं, जो भी हमारे इष्ट देवता हैं उनका रहने का घर, देव आलय, देवताओं के रहने का स्थान। जैसे हमारा घर है वैसे ही वो देवताओं का घर है। तो घर जैसी ही संरचना हमको प्राप्त होती है। प्रारंभिक जो मंदिर प्राप्त हुए हैं लगभग 5000 ईसा पूर्व के, तो उन मंदिरों में वो कच्ची ईंटों के बने हुए मंदिर हैं और उन मंदिरों में जो गर्भगृह है उसके आसपास जो है दीवारें वो एक निश्चित सीमा तक सीधी जाती हैं, फिर धीरे से अंदर और बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं। यही एक विशेषता जो दीवारों की है वो सामान्य घरों से इन देवालयों को थोड़ा पृथक करती है। खुले प्रांगण में बने हैं और उसके मध्य में जो ये मंदिर है धीरे धीरे इनका विकास हुआ और ये पहले छोटी हमको एक संरचना मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पर ये वेदिका है। यहाँ पर ही जो इष्ट देव हैं वो इस वेदिका पर स्थापित रहते होंगे और ये पूरा आपको खुले प्रांगण में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इनका विस्तार होता चला गया और मंदिरों में इन प्रांगणों के आसपास बड़े बड़े कमरे रहते थे जिसमें कि और गतिविधियां साथ में चलती थी। कौन सी थी ये गतिविधियां, बात करते हैं हम लोग। तो मंदिर के वास्तु के बारे में हमने बात की, कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, दीवारें इनकी विशेष ऊंचाई तक जाकर के अंदर और बाहर की तरफ मुड़ती हैं। और जिगुरत, इसमें मंदिरों को जिगुरत भी कहा गया है, जो थोड़ा मीनार टाइप से या ऊंचाई से बनाए गए हैं उनको जिगुरत कहा गया है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब लोग आकर के मंदिर में
अपनी उपासना करते थे, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अपने व्यापारिक गतिविधियाँ भी प्रारंभ की, जिसमें कि अनाज पीसना है, कपड़ा बनाना है या तेल निकालना है। तो जो अनाज की घिसाई पिसाई और बाकी सारी गतिविधियाँ यहाँ पर प्रारंभ हुई, उनसे धीरे धीरे ये एक व्यापारिक केंद्र भी बनता चला गया और इसमें फिर उसका सामान का लेखा जोखा रखा जाने लगा, व्यापार का लेखा जोखा रखा जाने लगा और धीरे धीरे ये एक व्यापारिक केंद्र भी बनने लगा। पूरी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पर हमको दिखाई देती है कि मंदिरों से किस प्रकार से ये व्यापार कंट्रोल किया जाता था। तो ये जो मंदिर है, अब हमने मंदिरों की बात की, देवता की बात की, तो ये देवता कौन थे? उरनगर की बात करें तो उरनगर से जो सबसे प्राचीनतम मंदिर ये हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर कहते हैं कि ये दो देवता हैं। कौन से? उर और इन्नाना। उर जो है वो चंद्रमा है और इन्नाना युद्ध और प्रेम की देवी हैं। तो आप कुछ कोरिलेट कर सकते हैं अपने धर्म से। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की सभ्यता जो हमारी थी, उसमें भी प्रकृति की उपासना है, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य की उपासना है और बाकी प्रकृति की उपासना है। यहाँ पर क्या है? चंद्रमा की और युद्ध की देवी की उपासना है। तो अब आप लोग जानते ही हैं, जैसे हम लोग भोग लगाते हैं अपने देवताओं को, इष्ट को, हम क्या भोग लगाते हैं? जो हमको पसंद होता है या जो उनको पसंद होता है। कैसे जानेंगे? तो जो भी हम खाते पीते हैं वही अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। तो अभी हम लोगों ने भोजन की बात की थी कि क्या खाते पीते थे वो लोग, जो भी उनका उत्पादन था, जौ, चना, मटर, मसूर और इसके अलावा दुग्ध उत्पादन जो भी होता था, तो वो यही सब अनाज, दूध और दही और मछलियाँ, ये सब वहाँ पर अपने इष्ट को चढ़ाते थे। मछलियों की बात करें तो पूरी फर्श पर कई जगह पर वो नज़र आती है उनकी हड्डियां, इस वजह से माना गया कि मछली भी ये लोग भोग में चढ़ाते रहे होंगे। जो इनके आराध्य देव हैं, ये उर और इन्नाना, ये सैद्धांतिक रूप से इनके कृषि चारक जो भी क्षेत्र है उसके भूमि के ये स्वामी माने गए हैं और मत्स्य क्षेत्र और पूरा पशुधन क्षेत्र जो इनका है ये उसके स्वामी माने गए हैं। जैसा कि आप लोग अपने भी सैद्धांतिक रूप से अपने यहाँ जो धर्म प्रचलित है उसको आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे देवता अवश्य नजर आएंगे, उनको आप लोग थोड़ा देखिएगा, उनके बारे में सोचिएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो मुखिया है वो किस प्रकार से राजा बनता है और कैसे उसकी प्रभुत्व में विकास होता है। तो जो यहाँ का मुखिया है वो आपस में कैसे इनका युद्ध होता है, क्यों होता है? प्रभुत्व की वजह से, वर्चस्व की जंग होती है आपस में। जैसे पशुचारक और वहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ का सामान लूटना चाहते हैं। कई बार जब ये कृषि अधिशेष से, व्यापार से, जब इनका बार्टर सिस्टम नहीं ये लोग अपने आप को कर पाते हैं उसमें एडजस्ट, तो इन लोगों के बीच में युद्ध होता है। कई बार पानी की वजह से युद्ध होता है, कई बार ज़मीन की वजह से युद्ध होता है। तो ऐसे में जो ये मुखिया की भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मुखिया जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो दूसरे को विजित कर लेगा और पहले जो पराजित मुखिया है उसको अपने समुदाय के साथ में इसके अधीन रहना पड़ता था। अब अधीन आ गया तो उसका क्या कार्य होगा? उसको एक चौकीदार के रूप में या फिर उसको युद्धबंदी के रूप में ये लोग प्रयोग करते थे। जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये उरनगर का है, तो इसमें यहाँ पर ये एक जीता हुआ विजित मुखिया है और इस विजित मुखिया के आगे आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति हाथ बांधे बैठा हुआ है और दूसरे कुछ लोग बंधे हुए पड़े हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो विजित मुखिया है वो जीत करके दूसरे के ऊपर शासन करता है और उन युद्धबंदियों को यद्यपि कि उनको कर नहीं देना पड़ता, कृषि कर से वो लोग मुक्त हैं, लेकिन उनको मंदिरों के लिए कार्य करना पड़ता है और लगातार कार्य करने के कारण उनको भुगतान के रूप में उनको अनाज देते हैं। तो ऐसे मंदिरों में कई हमें सूचना पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें राशन सूचियां हैं कि किस व्यक्ति को कितना राशन दिया गया, जिसमें तेल है, कपड़ा है, अनाज है, बाकी सारी चीज़ों की भी इन राशन सूचियों से हमें सूचना प्राप्त होती है। मुहर की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर ये मुहर एक हमको दिखाई दे रही हैं, 5 मुहरों के नमूने हैं। ये अपनी पुस्तक में बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक के ऊपर एक थोड़ा सा लिखिएगा कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी के अंत तक का ये जो व्यापार था इसमें मोहरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी और ये बेलनाकार मोहरें थीं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे भारत में पाई गई हैं इसी समय की मोहरें वो सब वर्गाकार पत्थर की बनी हुई हैं। यहाँ पर ये बेलनाकार मोहरें हैं जो कि बीच में से खोखली होती हैं, जिनमें बीच में तीली डाल करके ऐसे घुमाया जाता है। और ये कैसे? कोई भी सामान है उसको आपने कपड़े में या किसी पैकेट में पैक किया और फिर उसको चिकनी मिट्टी से उसका पूरा लेप लगा के उसका मुख को बंद कर दिया और उसके ऊपर इस मुहर से पूरे में उसको
ऐसे घुमा दिया तो पूरे मुंह पर वो एक छाप बन जाएगी जो कि यह सुनिश्चित करेगी कि इसके अंदर का सामान सुरक्षित है और ये किससे संबंधित है, जो भी वणिक वर्ग है वो किस व्यापार से संबंधित है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई देंगे अलग अलग, बहुत गौर से देखिएगा और पहचानिएगा कि ये क्या है। तो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये सुरक्षित अवस्था में पहुंच जाएं कि कोई इसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके, सामान कम ना कर सके, इसके लिए उन सामान को पूरा पैक करके इन मोहरों से उस पर सील लगा दी जाती थी और ताकि व्यापार में सुगमता बनी रहे। तो अब हम लोग बात करेंगे शहरी जीवन की। तो हमने 3 प्रमुख शहरों की बात की है, उर, उरूक और मारी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उर नगर की। यहाँ पर विस्तृत खुदाई हुई है, बहुत ही विस्तृत तरीके से खुदाई हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चित्र भी आप देख पा रहे हैं, उर नगर का है। तो इसको देखना है, बहुत अच्छे से समझना है और जो आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है उससे इसको थोड़ा सा मैच कराइएगा और जानिएगा कि ये नियोजित शहर है या फिर हमारे हड़प्पा का जो भी शहरी व्यवस्था है वो नियोजित थी। तो आप देख करके पाएंगे कि ये नियोजित व्यवस्था नहीं है। यहाँ की गलियाँ कहीं पर भी मुड़ जा रही हैं, कहीं से भी कहीं को चली जा रही हैं और इनमें डेड एंड भी है, यानी कि गलियाँ एकदम अंत पे चली जाएंगी, वहाँ से आगे कोई उनके जाने का रास्ता नहीं है। जबकि हमारे हड़प्पा सभ्यता में क्या है, पूरे तरीके से शहरीकृत किया गया है उसको। तो चौराहे बनाए गए हैं, प्रॉपर बड़े बड़े राजमार्ग हैं, फिर अंदर गलियां हैं, फिर और छोटी गलियां हैं, इस प्रकार से उनका वितरण है। यहाँ पर गलियां अलग हैं। और एक बात, बहुत ज़रूरी बात, कि यहाँ पर नालियों की व्यवस्था नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में ढकी हुई पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ हैं, यहाँ पर नालियों की व्यवस्था नहीं है। बल्कि इसके अपोजिट क्या है कि जो घर की छतें हैं वो उनका ढाल अंदर की तरफ है, ताकि जब पानी बरसे तो वो पानी अंदर की तरफ जाए और वहाँ पर उसका वर्षा जल का संचयन किया जाए और वो हौज में चला जाए और इस प्रकार से वर्षा का जल संचित कर सके। और हम लोग देखते हैं तो इसका उत्खनन जो है 1930 के दशक में काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और इन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर घर उत्खनित किए। तो इसमें नियोजन पद्धति का अभाव, जैसे हमने बताया आपको, नियोजन कैसे होता है कि इसकी प्लानिंग की जाती है पूरी सिटी की। वो जो प्रशासक होता है वो देख करके कि कहाँ पर क्या चीज़ व्यवस्थित करनी है, लोगों की आवश्यकता की सारी वस्तुएं वहाँ पर पहुँच सके। इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में जो सामान है, जो दैनिक उपयोग का सामान है, लकड़ी है या अनाज है, ये सारी सामग्रियाँ आसानी से नहीं पहुँच सकती थी, वो गधों के ऊपर ही ढो करके ले जाई जा सकती थी। जबकि बाकी जगहों पर, जैसे हड़प्पा में और जो शहर मिले हैं हमको, उनमें ये बड़ी बड़ी गलियाँ प्राप्त हुई हैं। और आगे देखते हैं हम लोग कि इसकी आप लोग तुलना करके ज़रा लिस्ट बनाइएगा कि हड़प्पा से और यहाँ से क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है। अब बात करते हैं कि इनकी जो बनावट है मकानों की, एक खुले प्रांगण में, जैसा हमने बताया था मंदिरों से मिलता जुलता, तो मंदिर भी कैसे थे, खुले प्रांगण में बने हुए हैं और आसपास चौकोर कमरे बने हुए हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि इनके दरवाज़ों के आसपास से रोशनी नहीं आती। मेन एक दरवाज़ा है, खिड़कियों से रोशनी नहीं आएगी, कहाँ से आएगी, प्रांगण से। जो आंगन खुला हुआ है उसकी तरफ से ही रोशनी का प्रबंध किया गया था और ये एक तरीके से सेपरेट किया गया घर को कि कोई बाहर से देख ना सके कि क्या चीज़ है। और इनके कुछ अंधविश्वास भी थे कि दहलीज घर की ऊंची होनी चाहिए। एक तरीके से ये भी था कि बाहर जो अपना घर का कूड़ा, ये करकट बाहर झाड़ बुहार के फेंक देते थे तो धीरे धीरे वो चीज़ें ऊंची होती चली जाती थी गलियाँ। तो इनको अपनी दहलीज भी ऊंची करनी पड़ती थी ताकि बाढ़ के समय वो गंदगी घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए। दूसरा, घर का दरवाज़ा ये लोग अंदर की तरफ ही रखते थे। अगर बाहर की तरफ रखेंगे तो ऐसा इनका सुपरस्टिशन था कि पत्नी से झगड़ा होगा या कलह का कोई कारण होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और सुपरस्टिशंस थे। भूत प्रेतों के बारे में बहुत सारी पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं, उसमें वो लोग लिखते हैं कि मैंने फलाना, मैं मतलब अमुक, मैंने इतनी भूत प्रेतों के ऊपर इतनी पट्टिकाएं लिखी हैं। तो ये शकुन अपशकुन संबंधी बहुत सारी हमको पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर जो कब्रिस्तान हमको प्राप्त हुए हैं वो कई प्रकार के हैं। जो राजा रानी या जो संभ्रांत जो वर्ग है उनके कब्रों में बहुत सारी आपको जो ज्वेलरी है वो मिलेगी। बहुत सारे आपको उन्नत अवस्था के जो पत्थर हैं, जो लाजवर्त है और बाकी सारी सीपियां हैं, बहुत सारे सामान उसमें हमको मिलेगा उनकी कब्रों के साथ में। जो सामान्य जन है उनका कब्रिस्तान अलग है और कई बार वहाँ पर घरों में, अपने घरों के अंदर ही कब्र बनाई गई है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने शहर के बारे में पढ़ा। अब इसके और शहरी जीवन के बारे में देखते हैं उरूक में। यहाँ पर देखिए आप, एक आपको
ये चित्र नज़र आ रहा है, ये भी पट्टिका से है। इसमें दो एक ही सरदार टाइप का व्यक्ति है, ये दो प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये धनुष से एक सिंह को यहाँ पर उसने निशाना बनाया हुआ है और फिर यहाँ वो भाले से उसका शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इसकी जो इसका परिधान है और जो बाकी लोगों के परिधान हमें और जगह से नज़र आते हैं, तो वो चाहे बेबीलोनिया के हों, असीरिया के हों, इन सब का थोड़ा सा पहनावा अलग अलग है। तो उरूक नगर ये जो है 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक इसका अस्तित्व रहा। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब भी उस समय तक इसका प्रभाव था, धीरे धीरे तब नष्ट हुआ ये। तो पुरातात्विक सर्वेक्षणों से 3000 ईसा पूर्व में ये 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। आप जानिएगा इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र में ये पूरा शहर था कि यहाँ पर हड़प्पा और जो वहाँ के छोटे नगर हैं उनसे काफ़ी बड़ा था ये पूरा हमारा उरूक शहर। और इसका फिर 2800 ईसा पूर्व से में ये 400 हेक्टेयर में फैल गया और इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी कि पूरा नगर एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ था, सुरक्षा की दृष्टि से कि या लोग अटैक ना कर सके, आक्रमण ना कर सके। और जब भी मुखिया को अपना अधिकार बढ़ाना होता था, प्रभुत्व बढ़ाना होता था, तो वो जानबूझकर देवालयों पर ही अपना आक्रमण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको वहाँ से खाद्य सामग्री भी मिलती थी, व्यापारिक वस्तुएं भी मिलती थी, साथ ही साथ उनको बहुत सारी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो भी प्राप्त होती थी और उनका प्रभुत्व बढ़ता चला जाता था। राजा और मंदिरों की अनिवार्य सेवा, जो भी युद्धबंदी होते थे उनसे कृषि कर नहीं लिया जाता था, स्थानीय लोगों से और युद्धबंदियों से कृषि कर नहीं लिया जाता था। उनको राजा की और मंदिरों की निरंतर अनवरत सेवा करनी पड़ती थी। ऐसा उसमें आता है उल्लेख कि 1500 लगभग आदमियों ने 5 साल तक कार्य किया, 10 घंटे दिन भर कार्य किया, तब जा करके एक मंदिर का निर्माण हुआ। तो इतने विशाल विशाल मंदिर बनाए गए जो कि उनकी भव्यता को प्रदर्शित करते थे। उसके लिए वो लोग बहुमूल्य सामग्री बाहर विदेशों से मंगाया करते थे और उसके लिए वो उतना ही खर्च करके उन मंदिरों को और संपन्न बनाते थे। जो ये राशन सूचियां हैं इनके बारे में हमने आपको बताया कि जो युद्धबंदी होते थे उनको जो सामग्री दी जाती थी वो इस राशन सूचियों में इसका उल्लेख हमको प्राप्त होता है। 3000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर थोड़ा तकनीकी जो विकास हुआ उसके कारण जो छतों की ढलानें थी उसके नीचे एंगल लगने प्रारंभ हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़े बड़े जो कमरे हैं उनकी छतों के सपोर्ट के लिए नीचे स्तंभ बनने शुरू हो गए और मिट्टी के शंकु बनाने का वहाँ पर हमें बहुत उदाहरण मिलता है। और जब मिट्टी के बर्तनों के लिए कुम्हार के चाक का निर्माण हो गया तो फिर उसके बाद इसमें बहुत ही तकनीकी विकास आया, बहुत सारे बर्तन और बनने लगे और ये जो नगर है ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर बन करके सामने आया। अब हम बात करते हैं मारी नगर की। तो ये पशुचारक क्षेत्र में एक हमारा जो मारी शहर है, किस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक उल्लेख हमने आपका पहले भाग में किया है कि किस फरात नदी जो है वो विश्व मार्ग है, किस प्रकार से उसको अब आप लोग समझिए यहाँ पर कि ये है मारी नगर और यहाँ पर ये दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर बाकी नगर हैं। तो ये फरात की जो ऊंची ऊर्ध्व धारा है ये वहाँ पर स्थित है। यहाँ से इस तरफ पठार है, कृषि योग्य भूमि है। यद्यपि कि फरात की जो भी धाराएं हैं कई बार बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आ जाती थी तो फसल नीचे की डूब जाती थी, कई बार वो नहीं लाती थी, सूखा पड़ जाता था। कई बार ऊपर के जो लोग होते थे वो पानी के लिए अपनी धाराएं मोड़ लेते थे, रोक देते थे, जिससे कि जो वो मिट्टी और बाकी सारी गाद है वो पहुँच जाती थी। तो भी उन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी जिसके कारण वो आपस में झगड़ा किया करते थे। तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी है और आपका पशुचारण भी है। लेकिन यहाँ पर ये जो फरात नदी है यहाँ से आप देख पाएंगे दूसरे मानचित्र में जो पहले दिखाया गया उसको देखिएगा कि जो मिस्र से और बाकी सब जगहों से जो भी सामान आता था नदी से तो वो यहाँ पर पहुँच रहा है। तो ये लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू थोड़ा सामान लेते थे और फिर क्या करते थे, लूटपाट भी करते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ का जो एक निरीक्षक एक नियुक्त किया गया था राजा की ओर से, वो उन नावों से, बड़ी बड़ी नावों में जो अनाज, तेल और बाकी सामान लेकर के आ रहा है उससे 10% वो लोग टैक्स लेते थे, प्रभार लेते थे। और इसके कारण ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया। व्यापार में फरात नदी की अनुकूल दशा, जैसा हमने आपको बताया कि व्यापार के लिए वो पूरा विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ रही है। नगरवासी वहाँ के पशुचारक और किसान थे और ये व्यापार में किसी तरीके से हमला करके वहाँ के सामान को बार्टर सिस्टम से भी और हमला करके भी वसूल कर लेते थे। 2000 ईसा पूर्व में शाही शहर या राजधानी के रूप में इसका विकास हुआ और बहुत बड़ा एक हमको वहाँ पर राजमहल दिखाई देता है।
लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि की नौकाएं जो हैं वो तुर्की से, सीरिया से, लेबनान सब जगह से आती थी और जाती थी। तो वहाँ पर ये लोग जहाँ रुकते थे तो वो उनसे टैक्स लिया करते थे। यहाँ पर होता क्या कार्य था, घिसाई पिसाई के पत्थर होते थे, चक्कियाँ, लकड़ी, मदिरा, तेल के डब्बे वाले जो जहाज होते थे, बड़े बड़े जहाज, उनका ये एक रेस्ट पॉइंट था। वहाँ पर विश्राम करते थे और फिर उसके बाद वो आगे की यात्रा तय करते थे। विदेशी व्यापार के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो कि विदेशों पर भी जाकर के भी स्वयं देखता था और वहाँ पर जो सामान आता था उस पर वो टैक्स भी लेता था। जो सबसे अच्छा वहाँ का तांबा और टिन है जो अलाशिया द्वीप है साइप्रस का, वहाँ से आता था, लेकिन यहाँ का जो उत्पादन था स्वयं का वो इससे बेहतर था। तो ये राजमहल बना हुआ है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग मानचित्र में देखेंगे। ये जो भीतरी आंगन है, ये बाहरी आंगन है, ये इसका प्रवेश द्वार है, सभागृह है, कुआं है, शाही निवास है, कार्यशाला और रसोई है, यहाँ पर सिंहासन है। तो माना जाता है कि जो भोजन होता था राजा का वो बहुत ही उन्नत होता था, बहुत अच्छा रिच जिसको डाइट कहेंगे वो होती थी। फल, मदिरा, उसमें अनाज, सारी चीज़ों का पूरे एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो सारी चीज़ें उनके पास रहती थी और वो अपने मित्रों के साथ में और बाकी लोगों के साथ में इस जो संगमरमर से बना हुआ पूरा आंगन था उसमें बैठ करके वो भोजन करते रहे होंगे। ये उसी के और अन्य भाग हैं जिसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, प्रांगण है और ये शौचालय है, स्नान गृह है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये देखने लायक है कि लिपिक किस प्रकार से बैठ करके जो आपकी पट्टियाँ हैं, टैबलेट्स हैं, उनका यहाँ पर ये लोग निर्माण करते थे। सब चीज़ों को कीलाक्षर फॉर्म में, एक यूनिफॉर्म लिपि में लिख करके उसको सुरक्षित करते थे। ये उसके आगे की दीवार पर जो चित्र बना हुआ है राजाओं का, ये वहाँ पर दिखाई देता है और साथ ही साथ ये रसोई घर जो है उसका भी चित्र हमको यहाँ पर मिलता है। तो इसके जो और छोटे छोटे शहर थे नगरों में, वहाँ पर खुदाई की गई तो एक कस्बा है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो अबू सलाबेह एक कस्बा है, यहाँ पर उत्खनन हुआ बहुत समय तक और अब तो इतना समय नहीं है, ना ही इतना फंड उन लोगों को मिलता है कि वो इतने लंबे समय तक उसका उत्खनन कर सकें। लेकिन यहाँ पर जब हुआ तो पहली परत को धीरे धीरे करोच के फावड़े से, कुदाल से धीरे धीरे अलग किया गया। फिर उससे जो सामग्री प्राप्त हुई, चाहे वो अनाज है या मछलियों की हड्डियाँ हैं या जो भी धान कह रहे हैं, जो भी और चीज़ें हैं उन सबको प्राप्त होती हैं, उन सबका उन्होंने विश्लेषण किया, अध्ययन किया और फिर जाना इसके बारे में कि इसका समय जो है वो 2500 ईसा पूर्व का है। उस समय ये बहुत ही विस्तृत अवस्था में रहा होगा। इसका विस्तार 10 हेक्टेयर और आबादी इसकी 10,000 के करीब थी। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में ये प्राप्त हुआ है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सीपी पर बना हुआ है। यहाँ पर भी एक मुखिया है जिसका कि जो पहनावा है जो भी पहले दिखाया था उस मुखिया से अलग है। तो हर एक में ये अंकन हमको अलग अलग प्राप्त होते हैं। शहरों का क्या महत्व था अब हम लोग देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के निवासियों के जीवन में शहरों का बहुत अधिक महत्व था। अनेक समुदायों और संस्कृतियों से मिला हुआ था। जैसे हमने बताया कि पशुचारक समाज कई बार पश्चिम से आ जाते थे और वहाँ पर आकर के लोग कुछ तो आके वहीं पर ही अपना निवास स्थान बना लेते थे और उसी संस्कृति में रच बस जाते थे। तो ये लोग जब आते थे अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर के आते थे, अपने विचार लेकर के आते थे और फिर नए तरीके से वहाँ रहना शुरू कर देते थे। और ये जब कोई शहर नष्ट हो जाता था किसी कारण से तो ये अपने काव्यों में उसको हमेशा याद भी रखते थे। तो इसमें हमको एक महाकाव्य मिलता है, गिलगेमिश महाकाव्य, जिसका कि समय 2700 से 2500 ईसा पूर्व में है। तो ये जो है ये हमें 12 टैबलेट्स में मिलता है, पट्टिकाओं में। और इसमें एनमरकर जो राजा है वो अपने एक जो उसका वीर मित्र है उसकी मृत्यु के पश्चात वो एक अमरता की खोज में निकल जाता है और पाता है कि वहाँ सब जगह भटक करके वापस वो अपने स्थान, अपने शहर उरूप में वापस आता है। वहाँ पाता है कि नहीं, जो हमारा ये शहर है वही सबसे अच्छा है। तो ऐसा करके वो पूरी कथा दी गई है आपकी पुस्तक में, इसको पढ़िएगा अच्छे से और समझिएगा। लेखन कला की देन। मेसोपोटामिया वासियों की हमारे विश्व को जो सबसे महत्वपूर्ण देन है यह है उनकी कालगणना और गणित की, विज्ञान की जो विद्वत्तापूर्ण परंपरा है, यह उनकी हमारी सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो वहाँ के विद्वान थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने कालगणना और गणित इसमें बहुत उपलब्धि हासिल कर ली थी। कालगणना में जैसे हम लोग आगे बात करेंगे, पहले हम गणित की बात करते हैं। तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास वहाँ से हमें टैबलेट्स प्राप्त हुई हैं जिनमें गणितीय ये पूरी क्वेश्चंस को हल किया गया है। उसमें वर्ग है, वर्गमूल है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इस सबको उन्होंने हल करके बताया है। इनके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे त्रिभुज के बारे में हमने पहले टैबलेट में दिखाया था आपको। तो यहाँ पे 2 का वर्गमूल इस तरीके से अगर हल किया जाएगा कि 1
प्लस 24/60 24/60 प्लस 51/60 का स्क्वायर प्लस 10/60 क्यूब। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो इसका मान लगभग 1.41421296 आता है, जो कि इसके वास्तविक मान 1.41421356 के काफ़ी करीब है। तो ये देखिए उस समय उन्होंने इस चीज़ को हल कर लिया था। और अब बात करते, उस समय जो प्रश्न बच्चों से हल कराए जाते थे वो ऐसे तो होते थे कि एक आयताकार क्षेत्र है, खेत है, उसमें अगर पानी भरा है, अंगुल भर पानी भरा है तो उसका आयतन कितना होगा, इस प्रकार से उससे प्रश्न पूछे जाते थे। कालगणना की बात करते हैं तो इसमें जो आज हमारे दैनिक जीवन का जो अभिन्न हिस्सा है वो भी उनकी ही देन है। कैसे जानते हैं? तो जो पृथ्वी है उसके आसपास जो चंद्रमा की गति है उसके कारण उन्होंने पूरे वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया। फिर उन 12 महीनों में से एक महीने को 4 हफ्तों में और एक हफ्ते को 7 दिन में, फिर एक दिन को 24 घंटे में, 24 घंटों में से एक घंटे को 60 मिनट और 60 सेकंड में, इस प्रकार से उन्होंने पूरा उसका विभाजन किया था। जब सिकंदर ने वहाँ पर आक्रमण किया तो उनकी यह परंपरा उन्होंने आत्मसात की और इस प्रकार से वो यूरोप पहुँची और फिर वहाँ से इस्लाम और फिर मध्य युग में पहुँची और फिर बाकी पूरे विश्व में इसका प्रसार प्रचार हुआ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब भी वहाँ पर पड़ता था तो उसका वो लेखा जोखा रखते थे, हिसाब पूरा रखा जाता था कि कब पड़ रहा है, किस सन में पड़ रहा है, किस वर्ष में है, किस मास में है, किस दिन पे पड़ रहा है। और जो तारा मंडल होते थे उनका भी वो लोग ध्यान रखते थे, कहाँ पर किसकी कैसी अवस्थिति है उसके बारे में वो लोग ध्यान रखते थे, उसका भी हिसाब किताब रखा जाता था। अच्छा, एक चीज़ और है कि वो लोग केवल एक विद्यार्थियों को केवल एक हिसाब प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लिपिक नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो उन विद्वानों की विद्वत्तापूर्ण परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए इस लेखन कला से उन्होंने इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा और आगे तक पहुँचाया। पुराकालीन पुस्तकालय जो एक राजा हैं, इन्होंने लौह युग में उत्तरी प्रदेशों का असीरियाई साम्राज्य उन्नत काल रहा इनका बहुत ज़्यादा। तो असुर बनिपाल ये राजा हैं, इन्होंने 668 से 627 ईसा पूर्व में इन्होंने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, जिसके लिए इन्होंने लिपिकों को दक्षिण भाग में भी भेजा, जहां पर लिपिक जो हैं वो लिखा करते थे। यद्यपि कि पुरानी जो भाषाएं थी, जो लिपियां थी, वो लुप्त होने जा रही थी, फिर भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, तो उनसे और दुभाषियों से मिलकर के किसी प्रकार इन्होंने उन सब पट्टिकाओं को पुनर्निर्माण करवाया और उनका वहाँ पर संकलन किया। तो 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का प्रचलन बाहर हो चुका था, फिर भी ये पट्टिकाओं के रूप में और दुभाषियों के माध्यम से उन्होंने उसको एकत्रित किया और गिलगिबिश महाकाव्य का पुनर्निर्माण करवाया। इसमें लिपिक अपना तिथि, अपने राजा का नाम, अपना नाम अवश्य देता था। और इस पुस्तकालय में 1000 मूल ग्रंथ थे, जिनमें कि 30,000 पट्टिकाएँ विषयानुसार वर्गीकृत थी। बहुत सारे विषय जिसमें कि ज्योतिष है, गणित है और शकुन अपशकुन है, इन सब के बारे में बात हुई है। यहाँ पर एक और बात आती है, आरंभिक हमारा पुरातत्ववेत्ता, वो क्या है कि इन्होंने जो प्राचीन जो भी राजा जिसका भी कुछ अपने इतिहास में इंटरेस्ट था, उसने क्या किया, इनकी बात करते हैं तो ये है नेबुपोलास्सार। 625 ईसा पूर्व में ही असीरियाई अधिपत्य से इन्होंने मुक्ति कराई, वहाँ पर बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरा करवाई। तो ये जो है इन्होंने वहाँ पर जो भी खुदाई हुई थी, जो अपने सामने उनको पट्टिकाएं प्राप्त हुई, उनसे मिलता जुलता इन्होंने वहाँ पर प्रयास किया कि वो सामग्री इनको प्राप्त हो सके। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। दूसरा, नेबोनिडस जो उर देवता के नगर देवता थे, वो इनके स्वप्न में आए। उन्होंने आदेश दिया कि तुम जो स्त्री पुरोहित बन सकती है, जो पहले बनती थी अभी नहीं बन रही है, तो ऐसा कुछ आदेश उनको प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने उसको ही अपनी पुत्री को उन्होंने उस पूरे वेश में पहना करके एक स्त्री पुरोहित के रूप में उसको प्रस्तुत किया। तो ये एक सारगौन, राजा सारगौन उनके पहले हुए थे, उनको भी जो खंडित मूर्ति उनकी प्राप्त हुई तो उन्होंने उसका सिर पूरा बनवाया और उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बताया कि मैंने ये कार्य किया है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पाठ के अंत में आ गए हैं। फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, मुहर एक शहरी शिल्पकृति, शहरी जीवन, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, जिमरीलिम का राजमहल मारी में, मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई किस प्रकार से हुई, संस्कृति में शहरों का क्या महत्व था, लेखन कला की क्या देन है, और पुस्तकालय और राजा। तो बच्चों, अब आपको करना क्या है, ये अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं जो आपकी पुस्तक के ही हैं। उन्हीं में से आपको ये प्रश्न आपको हल करने हैं कि आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थीं जिनके कारण
प्रारंभ में शहरीकरण हुआ और कौन सी बातें शहरों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जिनके कारण विकास हुआ, और फिर शहरीकरण के कारण किन चीज़ों का उत्पादन हुआ। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, धातु पत्थर की कमी, श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया था। शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी संस्थाएं अस्तित्व में आईं, और आपके विचार से उनमें से कौन सी संस्थाएं थीं जो कि राजा की पहल पर निर्भर थीं। मेसोपोटामिया की संस्कृति में मंदिर और शहरों का क्या महत्व है, इस विषय पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जिगुरत क्या होता है, जो हमने आपको बताया कि मंदिर का एक प्रकार है, वो आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। और प्रमुख नगर जो उर, उरुक और मारी हैं, उनका आपको यहाँ पर विशेषताएं बतानी हैं। विश्व सभ्यताओं को मेसोपोटामियाई सभ्यता की क्या देन रही है, ये बताना है, और विश्व के मानचित्र में इन प्रमुख स्थलों को दर्शाना है। तो बच्चों, इस अध्याय से संबंधित जो भी सामग्री है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, दीक्षा ऐप पर। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पे। इसलिए जो भी अभी ये कोरोना काल चल रहा है तो घर पे ही रहना है आपको। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।